हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी पहली YouTube स्टोरी में। यह कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आएगी। तो आप कहानी सुनिए और एंजॉय कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। तो ये मेरी कहानी है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में कुछ ऐसा देखूंगा जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो कल मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर से दूर शहर जाना है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए तो बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन नई जगह और नए लोग मुझे हमेशा परेशान करते हैं। ज्यादा लोगों के बीच मुझे घुटन सी महसूस होती है और ऊपर से मैं जिस शहर में रहने जा रहा हूँ वह पहले से ही बड़ा हाई फाई है। फिर भी मैंने मेरे कॉलेज से थोड़ा ही दूर एक घर किराए पर ले लिया। यकीनन इस मकान की कीमत मैंने जितनी सोची थी उससे कई गुना कम है, लेकिन जो भी हो मेरे तो पैसे बच गए। अब बस कल अपने घर से दूर शहर के लिए रवाना होना है और वहां जाकर पढ़ाई शुरू करनी है। मैंने रात का खाना अपने परिवार के साथ ही किया। मैं थोड़ा खुश था और थोड़ा दुखी था। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत कुछ सोचने लगा, क्योंकि पहली बार मैं सभी से दूर जा रहा हूं। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई बहन हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गांव में हाई एजुकेशन की सुविधा नहीं होने के कारण मुझे बाहर जाकर पढ़ना होगा और वहां जाकर कोई जॉब भी कर लूंगा जिससे मुझे पिताजी को पैसों के लिए परेशान नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो हम एक समपन्न परिवार से हैं, लेकिन फिर भी मुझे शहर जाकर जॉब करके ही अपना खर्चा निकालना है। फिर भी पापा हर महीने मुझे पैसे भेजते रहेंगे। ऐसे ही सारे ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, यह सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह मां की आवाज से मेरी आंखें खुली। मां बोल रही थी, जल्दी उठ जा वरना तुझे लेट हो जाएगा। मैं फटाफट से उठा और तैयार हुआ, अपना सारा सामान लिया और निकलने लगा। पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए और ध्यान रखने को कहा। फिर मम्मी ने गले लगाया और कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करना और थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान देना। पहली बार तुझे खुद से दूर भेज रही हूं, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। मैंने मम्मी पापा के पैर छुए, दोनों भाई बहन को गले लगाया और घर से निकल गया। पापा मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे। मैं बस में बैठा और शहर की तरफ रवाना हो गया। मैं जिस घर में रहने वाला हूं वो शहर में होने के बावजूद भी मुझे बहुत सस्ता मिला। जिस कीमत पर लोगों को एक रूम नहीं मिलता, उस कीमत में मुझे बड़ा सा मकान मिल गया। इस मकान के सामने एक बगीचा है, आसपास हरियाली है, बाहर से एकदम साफ सुथरा है, पानी की व्यवस्था है, मतलब कि एक अच्छा सा घर जिसे देखकर दिल में खुशी दौड़ जाए। मैंने घर का ताला खोला और अंदर गया। घर को थोड़ा साफ किया, किचन को व्यवस्थित किया, रूम की साफ सफाई की। इन सब में रात होने वाली थी तो मैंने बाहर से ही खाना मंगवा लिया, क्योंकि इस समय तो मैं कुछ बनाने से रहा। सफर के कारण शरीर में थकान हो गई थी। घर की साफ सफाई करते कब समय निकला पता ही नहीं चला। इतने में खाना भी आ गया। मैंने खाना खाया और सोने चला गया। सोने से पहले घर पर कॉल किया, सबके हाल चाल पूछे। फिर पापा ने कहा कि परसों से सुबह 2 घंटे के लिए मनोज नाम का एक लड़का आएगा। वो घर की साफ सफाई कर देगा और खाना बना दिया करेगा। तो अपना ध्यान रखना और समय से सो जाना। कल तुझे ही संभालना है, परसों से मनोज देख लेगा। यह बोलकर पापा ने कॉल काट दिया। मैं सो रहा था। 9:30 बजे तक मुझे नींद आ गई, लेकिन आधी रात को एक आवाज ने मेरी नींद उड़ा दी। वह आवाज किचन में से आ रही थी, जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। मुझे लगा बिल्ली है, थोड़ी देर में चली जाएगी। मैं वापस सो गया। तभी वहां से जोर से रोने की आवाज आने लगी, लेकिन वह आवाज अब किचन से नहीं, मेरे रूम के गेट से आ रही थी। मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ। आवाज बंद हो गई। मुझे लगा बिल्ली है, चली गई होगी। यह सोचकर मैं फिर से सो गया। तभी वह आवाज अब मेरे पलंग के नीचे से आने लगी। वह बिल्ली मेरे पलंग के नीचे थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि कैसे अपने पलंग के नीचे देखूं। मुझे मेरे दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने लाइट चालू की और फिर अचानक बिल्ली का रोना बंद हो गया। मैंने अपने बेड के नीचे देखा, कुछ नहीं था। फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने सारे घर की लाइट चालू कर दी। फिर बड़ी हिम्मत करने के बाद मैंने पूरा घर चेक कर लिया। मुझे कोई बिल्ली नहीं दिखी। फिर मैं अपने रूम में वापस आया।
और मैं देखता हूं कि जो बिल्ली इतने समय से रो रही थी उसको किसी ने मेरे पंखे पर फंदा बनाकर लटका दिया था। उसका खून मेरे रूम में चारों तरफ फैला हुआ है और यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वहीं एक दीवार पर लिखा था कि तुम सभी एक जैसे हो, चले जाओ वरना जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यह जैसे ही मैंने पढ़ा किसी ने मेरे सिर पर जोर से हमला किया। मैं वहीं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंखें उस घर के बाहर बगीचे में खुली। आंखें खुलते ही मुझे रात का सारा किस्सा याद आया। किस्सा याद आते ही मैं वहां से भागा। जब मैं इस भूतिया घर से भाग रहा था तब थोड़ी दूर कुछ लोग सुबह पार्क में घूम रहे थे और मुझे देखकर आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। वे 3 लोग थे। जब मैं उस घर से निकला तब इन सभी ने मुझे देखा था और सभी मुझे देखकर अचंभित थे। उन्होंने कहा, तुम इस घर में क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं इस घर का नया किराएदार हूं। यह सुनते ही सभी एक दूसरे को देखने लगे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सभी के चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उनमें से एक ने मुझे कहा, बेटा क्या तुम्हें इस घर की कहानी पता है? इस घर में पिछले 21 सालों से कोई रहने नहीं आया है क्योंकि यह घर भूतिया है। यहां एक भूत का साया है जो लोगों को जीने नहीं देती, इसलिए सभी इस घर से दूर रहते हैं। इस घर की अपनी ही एक खौफनाक कहानी है। आज से 22 साल पहले विवेक नाम का एक आदमी यहां रहता था। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास रही होगी। वह यहाँ के सभी लोगों के साथ बड़े अच्छे से रहता था। उसका व्यवहार सभी के लिए बड़ा ही अच्छा था, चाहे बच्चे हों या बूढ़े। सभी उसकी तारीफ किया करते थे। इन्हीं कुछ अच्छाइयों के कारण लोगों का कभी उसकी खौफनाक बुराइयों पर ध्यान नहीं गया। जब वह आदमी मरा तब जाके हमें उसकी दरिंदगी के बारे में कुछ पता चला। उसने इस घर में 11 लड़कियों का बलात्कार कर उन्हें मार दिया था और जिस दिन उसने 11वीं लड़की को मारा उसी दिन विवेक भी अपने ही घर में मारा गया। पुलिस के अनुसार विवेक की मौत रात 1:06 पर हुई थी। विवेक तो दरिंदा था ही, लेकिन उसे मारने वाला उससे भी बड़ा दरिंदा होगा। विवेक के शरीर के हर हिस्से पर चाकू के घाव थे, फिर भी वह जिंदा रहा और रिपोर्ट के अनुसार उसे किसी ने पंखे पर लटका के मारा था। आज तक उसके खूनी का पता नहीं चला, लेकिन उसके शरीर के कई टुकड़े पूरे घर में बिखरे पड़े थे। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार उसका खून उसी 11वीं लड़की ने किया था और बाद में डॉक्टरों की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी कि कातिल 11वीं लड़की ही थी, क्योंकि चाकू उसके पास से मिला। चाकू पर उसी लड़की के हाथों के निशान थे और विवेक का खून भी उस लड़की के शरीर और हाथों पर लगा हुआ था। यहां तक कि उस लड़की ने विवेक का बहुत सारा खून भी पिया था। और सबसे डरावनी सोचने की बात यह थी कि एक मरी हुई लड़की किसी और को कैसे मार सकती है। रिपोर्ट के हिसाब से वह लड़की सिर्फ 16 साल की थी और वह 30 साल के दरिंदे का सामना कर रही थी। कैसे कर सकती है? यकीनन वो 11वीं लड़की इंसान नहीं थी, क्योंकि जब उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस यहां से ले गई, उसके बाद हॉस्पिटल से उसकी बॉडी गायब हो गई। कोई नहीं जानता उस लड़की की बॉडी को कौन लेकर गया है। पुलिस किसी मरी हुई लड़की को तो दोषी मानने से रही, तो उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन आज तक उन्हें विवेक का कातिल नहीं मिला। ये सब सुन के तो मेरा दिमाग ही हिल गया। फिर उनमें से एक ने कहा कि बहुत हरामी था वो। सोचो 16 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा। न जाने कितनी बच्चियों के साथ उसने गलत किया होगा। फिर मैंने कहा, लेकिन उसे मुझसे क्या परेशानी है? मुझे क्यों परेशान कर रही है? तभी एक ने जवाब दिया, बेटा उस घर में 12 लोगों की मौत हुई है, तो सोचो उनमें से कौन सा भूत हो सकता है। अगर वो तुम्हें मारना चाहता तो कल रात को ही मार दिया होता। ये तो बस एक चेतावनी थी कि चले जाओ यहां से। मैंने कहा, उसने एक बिल्ली को मार दिया। तभी उनमें से एक ने कहा, वो कोई बिल्ली नहीं होगी, वो भूत खुद होगा, ताकि तुम्हें डरा सके। अब मैं सोचने लगा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। क्या वापस गांव चला जाऊं या फिर इस भूतिया घर जाऊं? यहां मौत मेरा इंतजार कर रही है। तभी एक अंकल ने मुझे कहा, बेटा अगर यकीन ना हो तो इस घर के बारे में आसपास पता कर लो या फिर 22 साल पहले का अखबार पढ़ लो। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि मुझे तो एकदम यकीन हो गया है।
अभी अभी मौत से सामना हुआ है, इतना तो समझ में आता है कि क्या सच है और क्या झूठ। ये सब सुन के तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी, जैसे अगर उन आत्माओं को मुझे मारना होता तो मार चुकी होती। वो 11वीं लड़की कौन थी? क्या कल रात को वही आई थी या कोई और? मुझे ये सब जानना था, लेकिन घर गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर भी हिम्मत करने के बाद मैंने सोचा कि सामान लेके मैं यहां से निकल जाऊंगा। मुझे क्या करना है इन सब से? वैसे भी जिसने ये सब किया है वो तो मारा जा चुका है। बस इतना है कि ये सब बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। यह सब सोचकर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपना सामान लेने घर में चला गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कहानी का पहला भाग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट भी जल्द ही अपलोड होगा, तो प्लीज आगे की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें और इस कहानी को आगे शेयर जरूर करें। धन्यवाद आपका कहानी सुनने के लिए।